हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी को रिवाइज करने जा रहे हैं। आज के रिवीजन सीरीज में हमारा जो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि इसके पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडिया बैंकिंग सिस्टम किस तरीके से डेवलप हुआ। बैंकिंग इज डिफाइंड एज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग एंड फॉर इन्वेस्टमेंट। बैंकिंग एक्चुअली है क्या, तो उसको डिफाइन कैसे करते हैं। द एक्सेप्टेंट ऑफ डिपॉजिट यानी डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ठीक है, डिपॉजिट के रूप में पैसा को एक्सेप्ट करना किसी पब्लिक से, और उसको फिर क्या करना, आगे किसी को लेंड करना, जिसको ज़रूरत है उसको देना। दिस डिपॉजिट्स आर रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज विड्रॉवल बाय चेक। ये जो डिपॉजिट होता है या तो जा करके खुद से आदमी निकालता है कैश में, या फिर चेक के थ्रू किसी को पे करता है, ड्राफ्ट के थ्रू करता है, या फिर और किसी तरीके से। डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल एज वेल एज फ्रॉम फर्म्स। तो डिपॉजिट जो है इंडिविजुअल यानी किसी एक आदमी से भी लिया जाता है, और साथ ही साथ किसी फर्म यानी कंपनी से भी बोल सकते हैं, छोटे मोटे कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से भी लिया जाता है। इन सम द नेचर ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैन बी समराइज इन 2 वर्ड्स। तो क्या रहा है कि यदि टोटल देखा जाए तो बैंकिंग बिजनेस को 2 तरीके से हम लोग उसको समराइज कर सकते हैं। पहला फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। तो क्या कर रहा है कि बैंकिंग जो एक इंटरमीडिएट के काम करता है। इंटरमीडिएट करने का मतलब कि बीचवान का काम करता है। कैसे, मान लीजिए कोई आदमी ए है, इसके पास पैसा ज़्यादा है, यानी कि जो इनकम है और इनकम के मुकाबले इसका सेविंग कम है, और इसके पास कुछ सरप्लस मनी है यानी कुछ सेविंग है इसका। वहीं बी है जिसके पास पैसा नहीं है, इसको पैसा की ज़रूरत है, ये लोन लेना चाहता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखा जाए तो ए बी को लोन दे सकता है, लेकिन यदि ए और बी के बीच में कोई जान पहचान नहीं है, या फिर एक दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो कैसे ए बी को लोन देगा। तो बीच में एक बैंक जो है मीडिएटर का काम करता है। ए जो है अपना पैसा बी में बैंक में जमा कर देता है, और बी जो है अपना पैसा बैंक से ले लेता है, मतलब लोन जो है बैंक से ले लेता है। तो इस तरह से बैंक जो है मीडिएटर का काम करता है। तो वहीं पर कहा गया कि पहला काम जो बैंक है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, विच नीड टू बी कैरिड आउट एफिशिएंटली फॉर stimulating the real sector of the economy. Another essential characteristics of bank is that they are highly leveraged and hence need to be regulated for protecting the interest of depositors. दूसरा क्या है कि बैंकिंग सेक्टर जो कि हाईली लिवरेज सेक्टर है, यानी कि वहाँ पे काफ़ी लोगों का पैसा और विश्वास दोनों लगा हुआ है, इसलिए उसका रेगुलेट करना, उसको पैसा जो है डिपॉजिट आया है उसको प्रोटेक्ट करना, और बैंकिंग सेक्टर में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, है ना, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए बैंक को रेगुलेट करना, ताकि बैंक के जो स्टाफ हैं ये कोई मनमानी ना करे, गलत तरीके से पैसा का ना यूज कर दें। तो ये ज़रूरी है ना, रेगुलेशन वहाँ पे ज़रूरी है। यदि आगे हम लोग पढ़ें तो एज बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशन विथ लीगल बैंकिंग एंड वर्क अंडर बैंकिंग रेगुलेटेड टू ओवरसी देयर फाइनेंशियल सॉल्वेंसी एंड साउंडनेस, बैंक एंड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। क्या करें कि बैंक ऐसे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो लीगल बैंकिंग करते हैं। लीगल बैंकिंग करने का मतलब क्या हुआ कि कानूनी रूप से वो बैंकिंग का काम क्या करते हैं, ऑथराइज होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो काम करने के लिए। एंड वर्क अंडर बैंकिंग रेगुलेटर, इनका एक रेगुलेटर होता है। जैसे इंडिया में एक रेगुलेटर का नाम है जिसका आरबीआई है, आरबीआई रेगुलेटर है ना। और फाइनेंशियल सॉल्वेंसी को देखते हैं, फाइनेंशियल साउंडनेस को देखते हैं, यानी कि जो है पैसा सही हाथों में जाए। बैंक अर्न द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। बैंकिंग इन इंडिया इज एल्सवेयर टेक डाइवर्स फ्रॉम। क्या करें, जिस तरीके से दुनिया में बाकी देशों में होता है, बैंक इंडिया में भी जो बैंकिंग है काफ़ी डाइवर्स है। जैसे बैंक फॉर्म स्पेशल स्टेट्यूट, बैंक जो है किसी स्पेशल कानून के तहत बनाए जाते हैं। कंपनी रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, ये भी आते हैं इसकी बैंक की तरह ही। उसके अलावा फॉरेन कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बैंक सर क्लासिफाइड ओनरशिप, बैंक जो है ओनरशिप के आधार पर देखा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक, तीन तरह में बांटा जाता है। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग कितने तरह के होते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला कोर बैंकिंग, इट इज अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क बैंक ब्रांचेज वेयर कस्टमर्स में एक्सेस देयर बैंक अकाउंट एंड परफॉर्म बेसिक ट्रांजेक्शन फ्रॉम एनी ऑफ द मेंबर्स ब्रांच ऑफिस। तो क्या कहते हैं कि इट इज़ अ बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है, एक बैंकिंग सर्विस जो प्रोवाइड किया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क ब्रांच बैंक ब्रांचेज, यानी कि एक ही बैंक के डिफरेंट ब्रांच के बीच में एक नेटवर्क स्थापित कर दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि एसबीआई है, तो एसबीआई का जितना ब्रांच है सबको आपस में जोड़ दिया गया है, ठीक है, ताकि कस्टमर जो है किसी भी ब्रांच से अपना पैसा जमा कर सके और किसी भी ब्रांच से अपना पैसा निकाल सके। इसी को बोलते हैं सीबीएस यानी कोर बैंकिंग सर्विस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेजर बैंकिंग सर्विस अंडर कोर बैंकिंग फैसिलिटीज। क्या करें, वहाँ पे 2 मेजर बैंकिंग सर्विस होते हैं कोर बैंकिंग फैसिलिटी में। दूसरा टर्म आता है यहाँ पे एनईएफटी। एनईएफटी क्या है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनईएफटी यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज एस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम टू फैसिलिटेट एंड इफिशिएंट, सिक्योर, इकोनॉमिकल, रिलायबल एंड एक्सपेडिशियस सिस्टम ऑफ फंड ट्रांसफर क्लियरिंग इन द बैंकिंग सेक्टर थ्रू आउट इंडिया। तो कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली फंड को ट्रांसफर करना, जैसा कि नाम इसे पता है, नेशनल यानी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी फंड पैसा को ट्रांसफर करना, फंड यानी पैसा को ट्रांसफर करना इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, फिजिकली बैंक में प्रेजेंट होकर या फिजिकली मनी को न देते हुए अपने खाते से कि दूसरे के खाते में ट्रांसफर कर देना, ठीक है, ये एनईएफटी है।
और ये जो है मदद करता है हम लोग को टू रिलाइव द स्टेशन एग्जिस्टिंग पेपर बेस्ड फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग सिस्टम। तो जैसे पेपर बेस्ड जो क्लियरिंग सिस्टम होता था, फंड ट्रांसफर किया जाता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, वहाँ पे लोगों को काफ़ी पर बैंक जाना पड़ता था। यहाँ पे अपना घर बैठे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। यह है NEFT। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग RTGS है, कहती है क्या है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, तो NEFT RTGS ये सब में क्या अंतर होता है, हम लोग इसके लिए एक वीडियो है हमारे चैनल पे, तो आप जाकर जरूर देखिए उसको, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इट कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस एंड रियल टाइम सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन ऑर्डर बेसिस। क्या कर रहा है कि ऑर्डर बेसिस पे, मतलब जब कहा जाए उसी समय ज़्यादा पैसा कभी ट्रांसफ़र किया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि प्रोसेस में थोड़ा देर लगता है ना, प्रोसेस में पैसा ट्रांसफ़र कर एक बैंक से दूसरे बैंक को मान लीजिए ट्रांसफ़र करना है, तो उस समय थोड़ा देर लगता है उसमें। लेकिन यहाँ पे RTGS में एक्चुअली होता है कि रियल टाइम, जिस समय यहाँ से पेमेंट किए उस समय उसके खाते में चला जाता है ना। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब यही हुआ कि इट कैन बी डिफाइंड एज कंटिन्यूअस सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंडिविजुअली ऑन ऑर्डर बेस। रियल टाइम मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट एनी टाइम दे रिसीव। क्या करें कि रियल टाइम का मतलब होता है कि उस समय प्रोसेस किया जाए जब उनको जो है बोला गया, रेदर देन दैट द सम लेटर टाइम। जैसे कि बताया ना आपको कि कुछ टाइम लगता है ना, तो थोड़ा टाइम ना लगे, उस टाइम लेग को कम करने के लिए RTGS करवाया जाता है कि तुरंत पैसा वहाँ पे चला जाए। ग्रॉस सेटलमेंट मीन्स द सेटलमेंट ऑफ फंड ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन अकर इंडिविजुअली। क्या कह रहा है कि ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब होता है जो फंड ट्रांसफर होगा उसी को ग्रॉस सेटलमेंट कहा जाता है। कंसिडरिंग दैट फंड सेटलमेंट टेक्स प्लेस इन बुक ऑफ द रिजर्व RBI द पेमेंट और फाइनल एंड इरिवर्सिबल। अब आगे रिटेल बैंकिंग। इट इज अ बैंक, इट इज व्हेन अ बैंक एग्जीक्यूट ट्रांजेक्शन डायरेक्टली विद कस्टमर्स रेदर देन कॉर्पोरेशन और अदर बैंक। क्या करें, रिटेल बैंकिंग उसको बोलते हैं जब बैंक कस्टमर के साथ डील करता है, न कि किसी कॉर्पोरेशन या दूसरे बैंक के साथ। ठीक है, यदि बैंक दूसरे बैंक के साथ डील करता है तो उसको रिटेल बैंकिंग नहीं बोलते हैं। सर्विस ऑफर्ड इंक्लूड सेविंग एंड ट्रांजेक्शनल अकाउंट। इसमें क्या क्या सर्विस इंक्लूड होते हैं, तो सेविंग अकाउंट, ट्रांजेक्शनल अकाउंट, मॉर्टगेज, पर्सनल लोन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब। यानी कि हम यदि बैंक में जाकर के कोई काम करते हैं, आप यदि बैंक में जाकर कोई सर्विस लेते हैं तो उसको बोलते हैं रिटेल बैंकिंग, है ना। SBI या फिर किसी ब्रांच में आप जाइए तो उसको रिटेल बैंकिंग बोला जाता है। द टर्म इज जनरली यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इसको जो है टर्म यूज किया जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ये सब से डिफर करने के लिए। कॉमर्शियल बैंकिंग, होलसेल बैंकिंग, ये सब अलग अलग बैंकिंग के टाइप हैं। इट में बी यूज टू रेफर अ डिवीजन ऑफ बैंक डीलिंग विद रिटेल कस्टमर एंड कैन बी टर्म्ड एज पर्सनल बैंकिंग सर्विस। इसको पर्सनल बैंकिंग सर्विस से बोला जाता है। नेक्स्ट है नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेफ बैंक। इसको सेफ बैंक भी कहा जाता है। नैरो बैंकिंग रेस्ट्रिक्ट्स बैंक टू होल्ड लिक्विड एंड सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, नैरो बैंकिंग क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है बैंक को, यानी बैंक को मना करता है टू होल्ड लिक्विड यानी पैसा रखने से एंड गवर्नमेंट बॉन्ड को रखने से। लोन्स वुड बी मेड बाय फाइनेंशियल अदर इंटरमीडिएट। क्या करें, यहाँ पे लोन जो दिया जाता है दूसरे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी के द्वारा दिया, दस डिपॉजिट टेकिंग एंड पेमेंट एक्टिविटीज वुड बी सेपरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ठीक है, आगे पढ़ते हैं मनी के बारे में। तो इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मनी हमारे लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड पेपर नोट एंड कॉइन। आज जो पैसा हम लोग देखते हैं उससे पेपर नोट काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉइन काफ़ी कम होता है। पहले सोने चांदी के सिक्के चलते हैं, उसके पहले पंच मार्क कॉइन चलते थे। इन इंडिया RBI ऑथराइज टू इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में RBI जो है करेंसी नोट इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ से। फर्दर देयर इज अ लीगल सैंक्शन बिहाइंड एवरी करेंसी। वहीं हर एक करेंसी के पीछे एक लीगल सैंक्शन है। लीगल सैंक्शन करने का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करिए, एक लीगल बैकिंग है। दैट इम्प्लाइज दैट रूपी कैन नॉट बी रिफ्यूज एज अ मीन्स ऑफ सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। यानी कि रूपी को हम लोग मना नहीं कर सकते ट्रांजेक्शन करने में। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से सामान लेते हैं, कोई आदमी A है, एक आदमी B है। A जो है सामान बेच रहा है, B खरीद रहा है, तो B A को पेमेंट दिया चेक के फॉर्म में। तो A के ऊपर डिपेंड करता है कि चेक को लेगा या नहीं लेगा, है ना। मतलब A के ऊपर ये बात डिपेंड करता है कि चेक को एक्सेप्ट करेगा या नहीं। लेकिन B यदि कैश में पेमेंट कर रहा है तो A को लेना पड़ेगा। ठीक है, वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसको जो है यानी कि कोई भी आदमी रिफ्यूज नहीं कर सकता ट्रांजेक्शन के माध्यम। 10 रुपीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड मीन्स ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया। यानी कि इंडिया में कहीं भी रुपी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज किया जा सकता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब है टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने तरह के होते हैं, तो सबसे पहले लीगल मनी। द इशुएंस ऑफ लीगल करेंसी ऑलवेज डज अंडर लेजिस्लेशन बाय द गवर्नमेंट। और RBI क्या करे कि रिजर्व बैंक के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया जाता है। द RBI वुड अंडरटेक टू पे द होल्डर ऑफ इक्वल अमाउंट। जैसे आप नोट पे देखो लिखा रहता है ना कि मैं धारक को इतना रुपया देने का वचन करता हूँ, है ना। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। नेक्स्ट है क्रेडिट मनी। द पेमेंट डन थ्रू चेक। क्रेडिट मनी में पेमेंट जो होता है चेक के थ्रू किया जाता है, क्योंकि चेक तो भेजने में कुछ टाइम लगेगा ना, तो तब तक के लिए क्रेडिट हो, इसलिए क्रेडिट मनी उसको बोलते हैं। अब मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई का क्या मेजर है उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं।
मनी सप्लाई द स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द पब्लिक विच कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है मनी सप्लाई? क्या है? द स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट कहने का मतलब यहाँ पे लिक्विड किसको कहते हैं पहले समझ लीजिए। तो कोई भी सामान को आप कितना जल्दी पैसा में चेंज कर सकते हो उसको लिक्विड बोलते हैं, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं उस प्रोसेस को। तो जैसे मान लीजिए कि आपके पास चावल है, एक तरफ गोल्ड है, एक तरफ राइस है, एक तरफ गोल्ड है, तो आप जल्दी क्या बिकेगा? जल्दी राइस बिकेगा, क्योंकि राइस को खरीदने वाले की जरूरत कई लोगों को है, तो कोई भी राइस को खरीद लेगा। वहीं गोल्ड जो है किसी एक खास शॉप में बिकेगा, तो यहाँ मतलब क्या होगा कि राइस को आप जल्दी बेच सकते हैं, यानी राइस जो है गोल्ड से ज़्यादा लिक्विड है। ठीक है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स में लिक्विड का मतलब होता है पैसा, यानी किसी चीज़ को पैसा में कितना जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास कपड़ा है और आपके पास मान लीजिए बकरी है, ठीक है, तो इसमें लिक्विड कौन ज़्यादा हुआ? तो जैसे डिपेंड करता है कि इसके खरीदने वाले कौन है वहाँ पे। यदि कपड़ा जल्दी बिक जाएगा तो कपड़ा ज़्यादा लिक्विड होगा बकरी के मुकाबले। इस तरीके से मतलब लिक्विड कहने का मतलब कि किसको आप कितना जल्दी पैसा में कन्वर्ट कर सकते हो उसको लिक्विड कहा गया है। तो मनी सप्लाई द स्टॉक ऑफ लिक्विड एसेट हेल्ड बाय द पब्लिक विच कैन बी फ्रीली एक्सचेंज फॉर गुड एंड सर्विसेज। आरबीआई कैलकुलेट वेरियस कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो आरबीआई के द्वारा कई कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं मनी सप्लाई को यहाँ पे मापने के लिए। दे आर नोन मेजर्स ऑफ मॉनेटरी एग्रीगेट्स और मनी स्टॉकिंग मेजर्स। वेरियस मॉनेटरी एंड लिक्विडिटी एग्रीगेट कंपाइल्ड इन ईयर फॉलो। तो क्या क्या है? सबसे पहले M0 एक होता है जिसको रिजर्व मनी बोला जाता है। रिजर्व मनी किसको किसको शामिल किया जाता है M0 में? तो करेंसी इन सर्कुलेशन, जितना करेंसी अभी सर्कुलेशन में है, हमारे आपके पास जितना करेंसी अभी है, प्लस बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई। बैंकर का डिपॉजिट आरबीआई में, बैंकर डिपॉजिट मतलब जो बैंक है SBI PNB ये आरबीआई में अपना कुछ पैसा जमा किए रहते हैं, तो बैंकर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस अदर डिपॉजिट भी आरबीआई। आरबीआई में और भी कई डिपॉजिट होते हैं, पब्लिक के द्वारा भी किए जाते हैं। यहाँ पे पब्लिक के द्वारा आरबीआई में डायरेक्टली खाता खुलवा करके जमा नहीं किया जाता, बल्कि आरबीआई बॉन्ड इशू करता है गवर्नमेंट के कहने पे। तो उस बॉन्ड को खरीदने में आरबीआई जो है पैसा लेता है, मतलब कि आरबीआई बॉन्ड बेचता है, पब्लिक खरीदता है, तो आरबीआई पैसा उसको मिलता है। तो भी डिपॉजिट की तरह ही एक तरह से देख सकते हैं। तो अदर डिपॉजिट प्लस आरबीआई प्लस बैंकर डिपॉजिट तो आरबीआई प्लस करेंसी इन सर्कुलेशन, ये तीनों को मिलाकर के आता है M0 या M0 बोल सकते हैं। तो सबसे पहले ये हुआ। M1 किसको कहते हैं? तो करेंसी विद द पब्लिक, पब्लिक के पास जो करेंसी है, प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो डिमांड डिपॉजिट है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। जो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई था, यहाँ पे यदि ऐड कर दिया तो बोल देगा M1 आएगा। ठीक है, M1 में क्या क्या है? करेंसी जो पब्लिक के पास है, प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो डिमांड डिपॉजिट है, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, उसको बोलते हैं M1। M2 क्या है? तो M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो पैसा है, और M1 यानी M1 यहाँ से देखा जाए, M1 जो यहाँ दिया गया है, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो M2 आएगा। M3 क्या है? तो M3 को ब्रॉड मनी भी बोला जाता है, और M1 M2 को नैरो मनी बोला जाता है। तो M3 क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के साथ जो टाइम डिपॉजिट है उसको बोलते हैं डिपॉजिट। देखिए जैसे यहाँ पे आया डिमांड डिपॉजिट, यहाँ पे आया टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट ऐसे पैसा को बोलते हैं, ऐसा डिपॉजिट जिसमें आप कभी भी पैसा जमा कीजिए, कभी भी पैसा निकालिए, तो ये डिमांड डिपॉजिट जो अधिकांशतः खाते में होता है कि जब आपका जरूरत है ATM लेके गए, पैसा निकाल के लेके चल जाओ, आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप जाकर के बैंक में जमा करा दिए। वहीं जो टाइम डिपॉजिट होता है वो क्या होता है कि एक फिक्स टाइम पे आपको जमा करना है, हर महीने के 5 तारीख या 4 तारीख जो भी है उस दिन जमा करना है, और एक फिक्स टाइम के बाद उसको निकाल सकते हैं, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, जैसे फिक्स डिपॉजिट इसका होता है ना, तो उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ये होता है डिमांड डिपॉजिट। तो M3 में क्या है? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम। M1 यानी कि यहाँ पे जो पूरा है, प्लस टाइम डिपॉजिट बैंकिंग सिस्टम, इसको M3 बोलते हैं। M4 क्या है? तो M3 प्लस ऑफिस सेविंग ऑफ बैंक एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो बैंक का जो सेविंग है प्लस M3 को ऐड कर देंगे तो M4 आएगा। M3 को ब्रॉड मनी बोलते हैं, याद रखिएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट होते हैं M1 M2 M3 M4 और M0 जो M0 था। उसके आगे भी कई यहाँ पे बनाया गया है, जैसे NM1 क्या होता है कि करेंसी विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, तो इसको बोलते हैं NM1। NM2 शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट प्लस NM1। यदि NM1 में शॉर्ट टर्म वाला टाइम डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट तो लंबे टर्म के लिए हो सकता है ना, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, लेकिन कोई 1-2 साल के लिए यदि टाइम डिपॉजिट है तो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट प्लस NM1, उसको बोल देंगे NM2। NM3 क्या है? तो NM2 प्लस टर्म फंडिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कॉल फंडिंग या टर्म फंडिंग जो हो रहा है, प्लस NM2 जो यहाँ पे आ रहा है आपको, तो उसको बोलेंगे NM3। L1 क्या है? तो NM3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, जितना भी डिपॉजिट है पोस्ट ऑफिस सेविंग के पास, प्लस NM3, इसको यदि ऐड कर देंगे तो बनाएगा L1। L2 क्या होता है? तो L1 प्लस टर्म डिपॉजिट तो लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। तो L1 L2 एक्चुअली लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए अकाउंट किया जाता है, मतलब जो पैसा लेंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे L3 को आप देख सकते हैं कि L2 प्लस पब्लिक डिपॉजिट ऑफ NBFC में जो पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, NBFC किसको बोलते हैं? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। MLA लोन देने के लिए बनाए जाते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे NBFC के बारे में।
दिस मॉनेटरी मेजर्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी विथ M1 बीइंग द मोस्ट लिक्विड। क्या करें कि ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है। यदि देखा जाए तो M1 सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उससे कम लिक्विड M2 है, उससे कम लिक्विड M3 है। मतलब कि सबसे ज़्यादा लिक्विड का मतलब सबसे जल्दी पैसा जिसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो M1 है। अब इंडियन करेंसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम इंडिया इज बेस्ड ऑन द इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी। क्या करें कि आज का जो मॉनेटरी सिस्टम है इंडिया का, वो बेस्ड है इनकन्वर्टिबल पेपर करेंसी एंड मैनेज बाय RBI। तो द प्रेजेंट करेंसी सिस्टम बेस्ड ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ द नोट इशू। क्या करें कि जो प्रेजेंट करेंसी सिस्टम है ये बेस्ड किस चीज़ पे है, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ नोट इशू। यानी कि नोट बनाने के लिए जितना मिनिमम हम लोग को रिजर्व रखना पड़े उतना कोशिश किया जाता है। अब प्रिंटिंग एंड सिक्योरिटीज एंड मिंटिंग इन इंडिया। तो इंडिया में कहाँ कहाँ सिक्योरिटीज़ को प्रिंट किया जाता है, मिंट किया जाता है, यानी कहाँ ढाला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कई जगह हैं। सबसे पहले तो सिक्का के बारे में देखते हैं। सिक्का जो है, कॉइन्स आर मिंटेड एट 4 प्लेस। सिक्का 4 ही जगह बनाया जाता है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। ये 4 जगह याद रखिएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, यहीं 4 जगह सिक्का बनाया जाता है। उसके बाद पेपर कई जगह बनाए जाते हैं। तो करेंसी पेपर, सॉरी, सिक्योरिटी प्रेस, करेंसी नोट प्रेस है ना, कहाँ है, नासिक में करेंसी नोट प्रेस, नासिक 1928 में बनाया गया था। यहाँ पे 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के नोट प्रिंट किए जाते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी पेपर है ना, यहाँ पे नोट नहीं बल्कि जो स्टाम्प पेपर ये सब होता है, ये होशंगाबाद में प्रिंट किया जाता है। बैंक्स एंड करेंसी नोट पेपर, यहाँ पे पेपर बनाया जाता है, ठीक, करेंसी नोट का भी, या फिर जो स्टाम्प पेपर होता है उसके लिए पेपर तैयार किया जाता है। बैंक नोट प्रेस ये देवास में है, 1974 में बनाया गया था। यहाँ पे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपये का नोट यहाँ पे बनाया जाता है। सिक्योरिटी नोट्स प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, ये 1982 में बनाया गया था। यहाँ पे ड्यूटी स्टाम्प सिर्फ प्रिंट किया जाता है। उसी तरह से इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ये नासिक में है, 1992 में। यहाँ पे पोस्टल मटेरियल, पोस्टल स्टाम्प्स ये सब बनाए जाते हैं, इन्वेलप वगैरह बनाए जाते हैं। और उसके अलावा मॉडर्नाइज करेंसी नोट्स प्रेस ये मैसूर, सलवानी में है, मैसूर कर्नाटका में, सलवानी वेस्ट बंगाल में, 1995 में। यहाँ पे हर तरीके का नोट प्रिंट किया जाता है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं 1 रुपये के नोट के बारे में। तो आफ्टर 20 ईयर RBI रीलॉन्च्ड 1 रुपये नोट इन मार्च 2015। तो 2015 में 20 साल के बाद इसे क्या पता चला कि 1995 में 1 रुपये के नोट को बैन कर दिया गया था, है ना। इन नवंबर 1994 प्रिंटिंग ऑफ 1 रुपी नोट वाज स्टॉप। तो नवंबर 1994 में 1 रुपये का नोट को प्रिंटिंग करना बंद कर दिया गया था ड्यू टू हायर कॉस्ट, क्योंकि 1 रुपया का नोट प्रिंट करने में सरकार को 1 रुपये से ज़्यादा खर्च आ रहा था, ठीक है। तो इस कारण से जो है उसको बंद कर दिया था। प्रिंटिंग ऑफ ₹2 एंड 25 नोट 2 डिस्काउंट 1995, 2 रुपये और 5 रुपये के नोट को भी 95 के बाद से छपना बंद कर दिया गया। लेकिन 2015 में फिर से 1 रुपये का नोट लॉन्च हुआ है। अब पढ़ते हैं इंडियन बैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच टेक डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ करेंसी एंड वुड पे इंटरेस्ट ऑन इट। क्या करें, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो पब्लिक से पैसा लेता है, डिपॉजिट लेता है, और उसके ऊपर जो है करेंसी के फॉर्म में डिपॉजिट लेता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देता है, और ब्रिंग्स पीपल इन यूज टू क्रेडिट, और पब्लिक को पैसा लोन के रूप में भी देता है जिसको चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री टू अचीव अ सर्टेन इनकम पर्पस इन द इकोनॉमी थ्रू द सेंट्रल बैंक सच एज प्राइस स्टेबिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ मनी एंड क्रेडिट एडॉप्ट पॉलिसीज। क्या करें, गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री गवर्नमेंट जो है अपना कुछ इकोनॉमिक पर्पस अचीव करना चाहती है सेंट्रल बैंक के थ्रू, है ना। किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट कुछ अपना इकोनॉमिक पर्पस अचीव करना चाहती है सेंट्रल बैंक, यानी कि जैसे हमारे यहाँ RBI है, ऐसे बैंकों के थ्रू जैसे क्या क्या अचीवमेंट उसका होता है, मतलब क्या क्या गवर्नमेंट उम्मीद लगाती है। तो सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी, मार्केट में जो प्राइस है सामान का वो स्टेबल रहे, यानी महंगाई कंट्रोल में रहे। फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है रुपया से डॉलर को चेंज करने का जो रेट है वो स्टेबल रहे, मतलब उसमें ज़्यादा अचानक से उतार चढ़ाव ना आ जाए। उसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मिले, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, मनी कितना जाएगा मार्केट में, ये सब कंट्रोल में रहे। अब पढ़ते हम लोग RBI के बारे में। तो RBI एक सेंट्रल बैंक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक है, यानी कि पैसा छापने का अधिकार सिर्फ इसी को है। इट वॉज सेट अप ऑन द बेसिस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंडेड 1 अप्रैल 1935। तो एक RBI एक्ट आया था 1934 में, है ना, उसी के तहत इसको बनाया गया। और कौन सी कमेटी के रिपोर्ट पे आया था, तो हिल्टन यंग कमीशन। इट्स फर्स्ट गवर्नर और सर ऑबरन स्मिथ। इसका ये देखा जाए तो पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI नेशनलाइज 1 जनवरी 1949, 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। और पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट गवर्नर का टेन्योर जैसे दिया गया, तो CD देशमुख के पहले मात्र 2 ही गवर्नर यहाँ पे बने हैं, ठीक है, 2 ही गवर्नर बने हैं, क्योंकि 1949 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया। नेशनलाइज यानी कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, सरकार इसको खरीद ली थी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी इसके गवर्नर रह चुके हैं 1982 से 1985 तक, 3 साल तक के लिए, ठीक है।
और इसके अलावा फिर अभी हाल फिलहाल का देख सकते हैं, उर्जित पटेल इसमें लास्ट दिया गया। हालांकि उर्जित पटेल के रिजनेशन के बाद शक्तिकांत दास यहाँ पे बने हैं। आगे यदि देखा जाए तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई के फंक्शन क्या क्या है, तो सेंट्रल बैंक के रूप में फंक्शन क्या क्या है, नोट बनाना, गवर्नमेंट के बैंकर के रूप में करना, बैंकर के रूप में काम करना, है ना, कीप द एक्सचेंज रेट स्टेबल, जो एक्सचेंज रेट है रुपये से डॉलर में कन्वर्ट करने का, ये सब को स्थिर रखना, क्रेडिट कंट्रोल करना, कितना लोन दिया जाए, कितना कम दिया जाए, रेपो रेट वगैरह कंट्रोल करना, टास्क ऑफ क्लियरिंग हाउस, प्रोविजनल ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर किट देना, इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग करना, डेवलपमेंट ऑफ बिल मार्केट, ट्रेनिंग सिस्टम, मतलब कि जो इंडिया में जो भी गवर्नमेंट का काम, बैंकिंग का जो काम आ रहा है उसके लिए लोगों को ट्रेंड करना। जनरल बैंक के रूप में क्या काम है, तो गेटिंग क्रेडिट, लोन देना, इशू शॉर्ट टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म लोन देना, रिडेम्पशन एंड परचेज सेल ऑफ बिल का खरीद बिक्री करना गवर्नमेंट के कहने पे, सेल परचेज ऑफ फार्म बिल, सेल परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिल, प्रोटेक्टिंग वैल्यूएबल सब्सटेंसेज, टू ओपन एन अकाउंट इन वर्ल्ड बैंक में इसका अकाउंट खोला जाता है का, है ना, टू ओपन एन अकाउंट फॉर अदर नेशनल इन सेंट्रल बैंक, ठीक है, दूसरे देश के जो सेंट्रल बैंक है या फिर जो दूसरे देश के जो यहाँ आते हैं अदर नेशनल इन सेंट्रल बैंक, ठीक है, जैसे चाइना का बैंक यहाँ पे काम कर रहा है, दूसरे कंट्री मॉरिशस का बैंक भी काम करता है, सिंगापुर का भी बैंक यहाँ पे काम करता है, तो उसको ऐसे यहाँ पे इन्वॉल्व करना। अब आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006, इन 2006 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1974, एक 1974 जैसे आरबीआई जो एक्ट है 1934 का ओरिजिनल, उसको कई बार अमेंड किया गया है, तो लेटेस्ट जो अमेंडमेंट यहाँ पे 2006 का दिया गया है। एंड द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, अंडर द एक्ट गवर्नमेंट रिमूव द फ्लोर ऑफ CAR on CRR and floor of statutory SLR to provide flexibility to the RBI to manage liquidity। क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट इसके तहत क्या हुआ कि आरबीआई को अचीव करने, मतलब आरबीआई को फ्री कर दी इस बात से कि SLR आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि SLR गवर्नमेंट डिसाइड करता था, या CRR क्या होता है वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, तो ये सब पहले आरबीआई के द्वारा डिसाइड नहीं किया जाता था, वो तो ओपन हैंड दिया गया अभी यहाँ पे आरबीआई को। आफ्टर दिस आरबीआई विल नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन द CRR डिपॉजिट ऑफ द बैंक। द अमेंडमेंट ऑल्सो एस्टेब्लिश आरबीआई एज रेगुलेटर ऑफ द बॉन्ड मार्केट एंड करेंसी मार्केट, ठीक है, तो याद रखिए कि आरबीआई ही रेगुलेटर है बॉन्ड मार्केट का, करेंसी मार्केट का भी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं डिफरेंट, यहाँ पे जो बेस रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है उसके बारे में। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कैन बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट। तो क्रेडिट कंट्रोल जो है मतलब कितना लोन दिया जाना चाहिए, इसका जो एस्टिमेट है इसको 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। पहला है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल आर यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट। तो पहला है क्वांटिटेटिव, यानी क्वांटिटी कंट्रोल करना, यानी कितना लोन दिया जाना चाहिए, कितना लोन कहाँ दिया जाना चाहिए, है ना। तो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल आर यूज टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट एंड इनडायरेक्टली टू कंट्रोल द इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर, यानी महंगाई यदि बढ़ जाए कम जाए, इस प्रेशर को कम करने के लिए, है ना, यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। इसके क्या क्या टूल्स है, तो सबसे पहला बेस रेट है। तो बेस रेट क्या होता है, द मिनिमम रेट सेट बाय आरबीआई बिलो व्हिच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लेंड इट्स कस्टमर। तो बेस रेट इसी को आजकल जो है MCLR कहा जा रहा है, ठीक है, बेस रेट का ही अब MCLR नाम हो चुका है। तो एक आरबीआई की तरफ मिनिमम रेट सेट किया जाता है कि बैंक जो है इससे कम पे कस्टमर को पैसा नहीं लेंड करेगा, मतलब बैंक यदि लोन पे देगा कस्टमर को तो इससे कम, मतलब एक रेट तय किया जाता है उससे कम पे लोन नहीं देना है। बेस रेट इज ऑर्डर टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन द क्रेडिट मार्केट। इसका मतलब बेस रेट डिसाइड करने का मेन टारगेट क्या है कि क्रेडिट मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आए एंड इंश्योर दैट बैंक पास ऑन द लोअर कॉस्ट ऑफ फंड टू देयर कस्टमर, और बैंक जो है कस्टमर को फायदा पहुंचाए। लोन प्राइसिंग विल बी डन बाय एडिंग बेस रेट एंड सुटेबल स्प्रेड डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट रिस्क प्रीमियम। अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस लेंडर रेट, ठीक है। द आरबीआई इशू न्यू गाइडलाइंस फॉर सेटिंग लेंडिंग रेट बाय द कमर्शियल बैंक अंडर द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR, है ना, बेस रेट के जैसा ये भी। इट इज रिप्लेस द बेस रेट फ्रॉम द सिस्टम अप्रैल 2016। तो जो अप्रैल 2016 के पहले बेस रेट चलता था उसका MCLR आ गया है। MCLR regime is applicable on floating rate home loans, on term loans to a small and medium size enterprise and middle level corporates। क्या करें कि एक फ्लोटिंग रेट है। फ्लोटिंग रेट कहने का मतलब कि जो है चेंज होते रहता है, टाइम टू टाइम MCLR चेंज होते रहता है, ठीक है, हर तरह के लोन पे। अरे डिसाइड किया जाता है बैंक के द्वारा, जैसे यहाँ पे बेस रेट एक दे दिया गया ना, MCLR जो है डिसाइड किया जाता है उस बैंक के द्वारा, जो बैंक यहाँ पे बात कर रहा है, जो बैंक लोन दे रहा है उस बैंक के द्वारा MCLR डिसाइड किया जाता है। लेकिन बस आरबीआई के द्वारा एक गाइडलाइन दिया जाता है कि आपको बेस रेट डिसाइड करना है, MCLR आपको डिसाइड करके रखना है कि हम इससे कम पे लोन नहीं देंगे। अब यहाँ पे बैंक रेट है, आरबीआई ऑल्सो इशू द बैंक रेट टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ द रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। तो जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा बैंक रेट इशू किया जाता है। बैंक रेट्स रेफर टू द रेट एट विच आरबीआई लेंड टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट उसको बोलते हैं जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक को देंगे इन केस ऑफ देयर एन शॉर्ट ऑफ रिजर्व। यदि उनके पास रिजर्व की कमी है किसी कमर्शियल बैंक के पास, तो आरबीआई उसको पैसा देता है
और जिस रेट पे देता है उसको बोलते हैं बैंक रेट। ठीक है, ये हल्का रेपो रेट के जैसा होता है, लेकिन रेपो रेट और इसमें अंतर है, दोनों आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। हाई बैंक रेट मेक्स बोरोइंग फॉर द बैंक कॉस्टलियर, तो बैंक रेट यदि ज़्यादा रहेगा तो बैंक को कॉस्टलियर बोरो होगा, मतलब कि बैंक लोन लेगा आरबीआई से, वो महंगा हो जाएगा। दिस फोर्सेज द बैंक टू कट ऑफ देयर लेंडिंग ऑपरेशन व्हाइल अ कट इन द बैंक रेट इनकरेज द बैंक टू बोरो, लेकिन यदि बैंक रेट को कम कर दिया जाए तो बैंक जो है ज़्यादा पैसा लेगा आरबीआई से, तो बैंक ज़्यादा पैसा लेगा तो ज़्यादा लेंड भी करेगा, है ना, तो मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा। ठीक है, तो ये सब जो यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे बैंक रेट को महंगा कर दिया गया। बैंक रेट महंगा हो गया, मान लीजिए कि ये आरबीआई है, यहाँ पे कोई बैंक है, अब आरबीआई जो है बैंक को महंगा लोन देगा तो बैंक भी आदमी को महंगा लोन देगा, जब महंगा लोन देगा तो लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगा, जिस कारण से मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं रहेगा। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा नहीं है तो उसे क्या होगा, डिमांड घट जाएगा। डिमांड घटेगा मतलब मार्केट में आदमी के पास पैसा ज़्यादा नहीं है तो खरीदने वाले की संख्या कम गया, यानी डिमांड घट गया। तो डिमांड घट जाने से क्या होगा कि महंगाई कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि जब महंगाई हो जाती है, महंगाई रहती है मार्केट में, यानी कि महंगाई को कम करना है तो मार्केट रेट यहाँ, बैंक रेट यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है। वही मार्केट में यदि मतलब कि इसको यदि देखा जाए, महंगाई को यदि बढ़ाना है, यानी कि मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड को क्रिएट करना है, तो आरबीआई क्या करता है कि बैंक रेट को कम कर देता था। बैंक रेट कम करने से ज़्यादा बैंक ज़्यादा लोन लेगा और फिर सस्ता लोन देगा बाहर, तो सस्ता लोन देने के कारण बहुत ज़्यादा लोन मिल जाएगा मार्केट में, तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो सामान तो उतना ही है, मान लीजिए कि प्रोडक्शन अचानक से तो नहीं बढ़ेगा ना, तो लेकिन डिमांड बढ़ने से क्या होगा कि सामान तो उतना ही है, लेकिन इसके कारण से महंगाई बढ़ जाएगा मार्केट में। फिर इसको मैनेज करने के लिए प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए बैंक रेट को घटाते बढ़ाते रहा जाता है ताकि महंगाई जो है कंट्रोल में रहे, है ना। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि महंगाई को 4 ± 2% पे रखना है, यानी कि 2 से 6% के रूप में बीच में इन्फ्लेशन रेट को रखना है। अब कैश रिजर्व रेशियो CRR क्या होता है, तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज द कैश रिजर्व रेशियो, इट स्पेसिफाई द फ्रैक्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट बैंक देयर अप्लाई टू कीप द आरबीआई। जैसे आरबीआई कहता है बैंक को कि आपके पास जितना पैसा आया है, मतलब पब्लिक आपको जितना पैसा जमा की है आपके बैंक में, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रख दीजिए। तय किया जाता है आरबीआई के द्वारा कि CRR हमेशा चेंज होते रहता है, ठीक है, तो आप अपना कुछ हिस्सा जो है आरबीआई के पास रख दीजिए, ताकि यदि आप मतलब दिवालिया भी हो जाए, यदि बैंक यदि बंद भी हो जाए, घाटा भी लगे इसको, तो इस पैसा से जो है जो पब्लिक है उसको पैसा पे कर दिया जाए। ठीक है, तो इट स्पेसिफाई द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जितना भी उसका डिपॉजिट उसका कुछ परसेंटेज जो है आरबीआई के पास कैश में रखना पड़ता है। एन इंक्रीज इन CRR टेक आउट द मनी फ्रॉम द मनी मार्केट व्हाइल अ डिक्रीज इन CRR इंजेक्ट एडिशनल रिसोर्स इन द इकोनॉमी। तो क्या करें, यदि CRR कम गया है, CRR जो है यदि आरबीआई कम कर देता है तो क्या होता है कि बैंक के पास पैसा ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए कि अभी कहा गया कि बैंक के पास 100 रुपया है, आरबीआई बोला कि 100 रुपये में 5 रुपये हमको दे दो, तो बैंक के पास कितना बच गया, 95। यदि आरबीआई बोलेगा 5 नहीं हमको 3 ही रुपया दो, तो आरबीआई बैंक के पास कितना बचेगा, 97, यानी वो 95 रुपया लोन दे सकता है, अब वो 97 लोन दे सकता है। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगा। यानी महंगाई बढ़ाना है तो आरबीआई क्या करेगा, CRR को कम कर देगा। यदि महंगाई घटाना है, देखा है कि महंगाई में मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, तो CRR को बढ़ा देगा, तो बैंक के पास पैसा कम आएगा, तो लोन भी कम देगा, तो लोन कम देगा तो मार्केट से पैसा पुल आउट हो जाएगा, मतलब कि मार्केट में पैसा नहीं आएगा तो महंगाई कम हो जाती है उस केस में। अब देखते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये क्या होता है, तो नाम से पता प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि किसी एक सेक्टर को प्रेफरेंस देना है लेंडिंग करते समय। यदि पैसा आप लेंड कर रहे हैं, पैसा आप मार्केट में डाल रहे हैं, आप पैसा कर्जा दे रहे हैं, आम भाषा में समझिए कि बैंक यदि कर्जा दे रही है तो किसको कर्जा देना है। मान लीजिए कि एक आदमी A है, एक आदमी B है, दोनों को पैसा चाहिए, तो आप पहले किसको दीजिएगा, ये सोचने वाली बात यहाँ पे है। तो आरबीआई इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू द इंश्योर दैट बैंक इंक्रीज इन इन्वॉल्वमेंट इन द फाइनेंशियल प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे कुछ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर डिसाइड किया गया है, एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, ये सब। ऑन 25 अगस्त 2011 आरबीआई सेटअप अ न्यू कमिटी अंडर MV नायर टू री एग्जामिन द एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सजेस्ट रिवाइज गाइडलाइंस विद रिगार्ड टू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, किसी एक सेक्टर को यहाँ पे प्रायोरिटी घोषित किया जाता है कि आपको यहाँ पहले लोन देना है, मतलब कि आप जितना लोन दे रहे हो उसका कुछ परसेंट जो है एक तय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मान लीजिए 25% है, आरबीआई तय कर दिया 25% कि आप जितना लोन दे रहे हो उसका 25% आपको एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज ये सब को देना है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि लोन देने में आरक्षण है ना, कि आपको इतना % इधर ही देना है, एग्रीकल्चर में ही लेन देना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है SLR, ऊपर हम लोग पढ़े थे CRR। इसमें तो क्या था कि कैश के रूप में आरबीआई के पास पैसा जमा करना होता है। ठीक है, मान लीजिए कि बैंक के पास 100 रुपया आ रहा है, तो मान लीजिए 4 रुपया CRR है, 4%, तो 4 रुपये आपको आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा कैश के रूप में। लेकिन SLR थोड़ा सा डिफरेंट है, ये क्या है,
Another such instrument is SLR, which is proportion of total deposit and time deposit that the banks are required to maintain the form of specific liquid asset like government bond and security. SLR में कहा गया है कि आपको और पैसा CRR तो जमा करना ही है, 100 रुपया में आपको 4 रुपया मान लीजिए कि CRR अभी चल रहा है, तो 4 रुपया तो आपका RBI के पास जमा करना, बाकी जो 96 बच गया उसमें भी कुछ पैसा जो है आपको कैश नहीं लेकिन सिक्योरिटीज़ के रूप में रखना है, ठीक है, सिक्योरिटी या गवर्नमेंट बॉन्ड के रूप में रखना है या किसी दूसरे फॉर्म में रखना है। हो सकता आप कैश के फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन आप दूसरे फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन CRR में कहा जाता है कि आप कैश में ही रखना है, आपको सिर्फ कैश रखना है RBI के पास, ठीक है। तो SLR में क्या कहा गया कि आप कैश के अलावा किसी दूसरे फॉर्म में भी आप यहाँ पे कुछ संपत्ति को जमा कर सकते हैं RBI के पास, लेकिन आपको जमा करना है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, यदि SLR को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, बैंक ज़्यादा अपना जमा करना पड़ेगा यहाँ पे, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, तो कम जाएगा तो महंगाई घट जाएगा। लेकिन यदि बैंक यदि चाहेगी कि महंगाई बढ़ाना है, RBI यदि चाहेगी तो SLR को कम कर देगी, तो बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा, तो ज़्यादा पैसा मार्केट में भी ज़्यादा पैसा, फिर महंगाई बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब एग्जाम इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि SLR बढ़ा देने से क्या होगा, CRR बढ़ा देने से क्या होगा। नेक्स्ट है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF वाज अनाउंस्ड बाय द RBI इन द मॉनेटरी पॉलिसी 2011-12। याद रखिएगा, एक होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिजिकल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, दोनों में ध्यान रखिएगा। मॉनेटरी पॉलिसी RBI डिसाइड करती है और फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सरकार डिसाइड करती है। तो MSF जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अनाउंस किया गया था RBI के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी का 2011-12 में, एंड रेफर टू द पेनल रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। और ये भी एक तरह से बोल सकते हैं रेपो रेट की तरह है, रेपो रेट आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सेंट्रल बैंक से जो पैसा मिलेगा RBI, मतलब RBI से जो है यदि कोई बैंक लोन लेना चाहता है तो किस रेट पे लेगा, तो उसको बोलते हैं MSF। तो MSF वो पेनल रेट फॉर बैंक एंड बैंक्स कैन बोरो फंड बाय प्लेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। MSF केम इनटू 9 मई 2014। MSF 9 मई 2014 से आया था। इसमें क्या है कि यदि बैंक को लोन चाहिए सेंट्रल बैंक से, ठीक है, तो एक गिरवी रखते हुए, जैसे SLR जो उसका है उसको गिरवी रखते हुए उसके लिमिट में है ना, सिक्योरिटीज विद इन द लिमिट ऑफ SLR। तो एक से बोलते हैं कि अपने SLR को लिमिट रखते हुए कुछ छोटे समय के लिए यहाँ पे लोन ले सकता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है। रेपो रेट क्या होता है, द रेट एट विच RBI लेंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक। यहाँ भी देखिए, आप तीनों चीज़ में देखिए, यहाँ पे एक रेपो रेट है, ऊपर में आपको बैंक रेट मिलेगा, यहाँ पे बैंक रेट है, यहाँ पे RBI ऑल्सो यूज द बैंक रेट टू कंट्रोल द वैल्यू ऑफ रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। बैंक रेट रेफर टू द रेट एट विच RBI लेंड टू द कॉमर्शियल बैंक। RBI कॉमर्शियल बैंक को पैसा यहाँ भी दे रहा है, MSF में भी दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी है कि रेट एट विच बैंक कैन बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक, है ना, और यहाँ पे रेपो रेट में भी है, ठीक है। तीनों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। रेपो रेट मात्र 14 डे के लिए होता है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन है, यानी कि बैंक को यदि पैसा चाहिए तो छोटे समय के लिए 14 दिन के लिए यहाँ पे जो है RBI से लोन ले सकता है रेपो रेट के तहत, लेकिन ज़्यादा दिन के लिए लेना है तो उसको बैंक रेट पे लेना पड़ेगा, है ना। और यदि और ज़्यादा दिन के लिए लेना है तो एक गिरवी रखना पड़ता है, SLR को गिरवी रख के मार्जिन ये जो MSF था वहाँ पे ले सकता है। द रेट एट विच द RBI लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रेपो रेट। इट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। तो कैसे है, रेपो रेट यदि बढ़ जाएगा, है ना, तो बैंक को महंगा लोन मिलेगा, तो महंगा लोन मिलने से क्या होगा, मार्केट में भी महंगा लोन मिलेगा, तो संख्या कम जाएगा लोन लेने वालों का, तो मार्केट से महंगाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। महंगाई को यदि बढ़ाना है तो रेपो रेट को कम कर देंगे, रेपो रेट के कम कर देंगे तो क्या होगा, मार्केट में जो है लोन ज़्यादा जाएगा, जिसके कारण से महंगाई बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे महंगाई बढ़ेगा, यहाँ पे इसका दूसरा लिंक भी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जब डेवलपमेंट को बढ़ाना है, ठीक है, किसी कंट्री में यदि डेवलपमेंट को बढ़ाना तो क्या करेंगे, रेपो रेट कम कर दिया जाता है, रेपो रेट को वहाँ पे कम रिड्यूस कर दिया जाता है। रेपो रेट कम होगा तो लोन सस्ता हो जाएगा मार्केट में, है ना। मार्केट में जब लोन सस्ता होगा तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खरीदारी करेंगे तो इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड जब बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। डिमांड जैसे बढ़ेगा, मान लीजिए कि बहुत सारा आदमी फ्रिज खरीदने चल जाए तो क्या होगा, फ्रिज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्जांपल के तौर पे। जब उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कंपनी प्रोडक्शन करवाएगी कैसे, मजदूर रखेगी उसके लिए, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना। तो यानी कि जब डेवलपमेंट करवाना होता है, डेवलपमेंट बढ़ाना होता है तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ स्लो डाउन चल रहा है, स्लो डाउन के कारण क्या हुआ कि डेवलपमेंट रेट कम हो चुका है, तो बैंक आप देखिए रेपो रेट अभी देखिए जाकर के काफ़ी कम है। आप कुछ दिन पहले का रेपो रेट देखिए, आज के 2 साल पहले का, उसके मुकाबले आज काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी स्लो डाउन आया हुआ है, डेवलपमेंट उतना नहीं हो रहा है। वहीं डेवलपमेंट रेट अच्छा खासा होता है तो रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है। व्हेनेवर बैंक हैव एनी शॉर्टेज ऑफ फंड, यदि किसी बैंक को फंड का शॉर्टेज हो जाता है, दे कैन बोरो मनी फ्रॉम RBI, तो RBI से वो लोग बोरो कर सकते हैं। रिडक्शन इन रेपो रेट हेल्प द कमर्शियल बैंक टू गेट मनी एट अ चीपर
रेपो रेट में कमी होने के कारण क्या होता है, बैंक को आसानी से मतलब कि सस्ते लोन मिल जाते हैं। इंक्रीज इन रेपो रेट डिस्करेज द कमर्शियल बैंक, लेकिन रेपो रेट बढ़ जाने से कमर्शियल बैंक को लोन थोड़ा महंगा मिलता है ना। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो रिवर्स रेपो रेट देखिए कैसे होता है। यदि कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई में जमा करना चाहती है, कमर्शियल बैंक आरबीआई में पैसा जमा करना चाहती है, तो छोटे कुछ दिन के लिए, जैसे 14 डे के लिए भी होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों 14 दिन के लिए होता है, तो एक छोटे पीरियड के लिए आरबीआई जो है डिपॉजिट ले लेता है बैंक से, ठीक है, आरबीआई ले लेता है बैंक से डिपॉजिट, तो उस जिस रेट पे लेता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट से थोड़ा सा कम होता है। रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट एट विच आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक, आरबीआई जो है बैंक से पैसा लेता है। द आरबीआई यूज देयर टूल्स विद इन इट फील टू मच मनी फ्लोटिंग इन द बैंकिंग सिस्टम, आरबीआई इसका यूज कब करता है, जब देखता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है। आरबीआई को ऐसा लगता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा जब महंगाई बढ़ जाता है ना, बहुत ज़्यादा मार्केट में पैसा मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। जब बहुत महंगाई बढ़ जाता है तो आरबीआई वहाँ पे क्या करता है कि बैंक को कहता है कि तुम अब बाहर लोन मत दो, जनता को लोन मत दो, तुमको यदि पैसे मतलब तुमको लोन देना है तो हम ही को दे दो तुम, है ना। आरबीआई यहाँ पे थोड़ा सा अपना यूज करता है, ठीक है। आरबीआई जो है बैंक से लोन लेता है, इसके कारण से पब्लिक में पैसा नहीं जा पाता है, तो फिर महंगाई वहाँ पे कंट्रोल हो जाता है, तो फिर आरबीआई उसको रिटर्न कर देता है पैसा बैंक को। तो 14 दिन के लिए मेनली किया जाता है, 14 डे के लिए किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन है जिसमें आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। एन इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट मीन्स दैट बैंक विल गेट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम आरबीआई, यदि रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया यानी कि बैंक क्या करेगा, आरबीआई को लोन देगा। क्यों, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा हुआ है, अब जनता से ज़्यादा फायदा उसको आरबीआई के पास ही मिल रहा है, क्योंकि आरबीआई जनता से ज़्यादा रेट देने को तैयार है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा है एन इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल डिक्रीज मनी फ्रॉम सप्लाई, तो क्या करें कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देने से क्या होता है कि सप्लाई में जो मनी है, बाहर जो मनी जाता है वो डिक्रीज हो जाता है, इससे क्या होता है महंगाई कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे के टॉपिक के साथ हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, क्वांटिटेटिव कंट्रोल, है ना, क्वांटिटेटिव कंट्रोल। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव कंट्रोल, क्वालिटी में सॉरी क्वांटिटी में कंट्रोल, अभी हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी का कंट्रोल, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग, मतलब कि कल पढ़ेंगे यहाँ से। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।